आज के लेक्चर में हम लोग एक लॉजिकल डिस्कशन करने वाले हैं। इस टॉपिक का नाम मॉलिक्यूलर कॉलिजन आणविक संघट्ट है। जैसा कि आप सबको पता है कि गैस जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, गैस के जो अणु होते हैं, वो कंप्लीट इलास्टिक स्फेरिकल बॉल्स होते हैं, मतलब पूर्णतः प्रत्यास्थ गोले होते हैं, उसकी तरह व्यवहार करते हैं और ये ऑल पॉसिबल डायरेक्शन पे रैंडम मोशन करते रहते हैं, हर संभव दिशा में अनियमित गति करते हैं और इस रैंडम मोशन के दौरान ये दूसरे मॉलिक्यूल के साथ कोलाइड होते हैं। तो जब ये कोलाइड होंगे तो इनका वेलोसिटी और डायरेक्शन चेंज हो जाता है। तो कंसेक्यूटिव कोलिजन मतलब दो क्रमागत टक्करों के बीच में ये सरल रेखा से गति करते हैं, उसको मुक्त पथ कहते हैं। तो ऐसे एक अणु को अगर लें तो वो छोटे छोटे या बड़े बड़े सरल रेखाएं बनाएंगे। पहला टक्कर होगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, तो अलग अलग लंबाई के टक्कर बनाएंगे वो, और उनका अगर आप औसत निकाल दें तो उसको मीन फ्री पाथ कहेंगे आप। कैसे, उसको इस डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। ये ए एक मॉलिक्यूल है मान लेते हैं और ये रैंडम मोशन में है और ये कंप्लीट पूर्णतः प्रत्यास्थ स्फेरिकल बॉल है। तो जब ये गति करेगा तो एक अणु के साथ मान लेते हैं यहाँ टकराया, ऐसे चलते हुए टकराने के बाद इसका दिशा और वेग बदल गया, ये इधर चले गया। उसके बाद फिर से दूसरे से टकराया, ये थोड़ा सा लंबा चला है। अब यहाँ पे हम लोग ये मान लेते हैं थोड़ा लंबा चला, यहाँ ये थोड़ा सा लंबा चल गया है। उसके बाद फिर गया, आपका ये जो अणु है अब मान लेते हैं यहां से टकराया और टकराने के बाद इधर चला गया। अब इधर जाने के बाद फिर से टकराएगा और टकराने के बाद इसका डायरेक्शन ये देखिए यहां आ गया और थोड़ा और बड़ा बन गया। अब उसके बाद फिर से देखिए फिर इधर चलेगा, ये यहां से फिर ऐसे चला, उसके बाद ये इधर आ गया। कहने का मतलब ये है मेरा कि यहाँ ये जो लेंथ ट्रेवल कर रहा है ना आपका मॉलिक्यूल ए, मान लेते हैं यहाँ L1 डिस्टेंस ट्रेवल किया इसने, L1 लेंथ कवर किया, यहाँ पे मान लेते हैं L2 किया, फिर यहाँ गए तो L3 कर लिया, फिर आगे गए तो ये L4, फिर L5, ऐसा करते 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 ये Ln तक डिस्टेंस कवर किए हैं। अब क्या करते हैं हम लोग, अब हम लोग ये कर लेते हैं कि इसका एवरेज निकाल लेते हैं, उसको लेमडा से डिनोट कर दीजिए। लेमडा इज L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4 प्लस Ln डिवाइडेड बाई n आ गया। इसका मतलब यहां क्या हुआ, डिस्टेंस ट्रेवल बाई मॉलिक्यूल्स इन 1 सेकेंड, ये बाई नंबर ऑफ कॉलिजन, यहां n नंबर ऑफ कॉलिजन हो रहे हैं और ये इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया है, ये लेमडा हमने निकाल लिया। अब बात ये है कि कोई भी जो गैस है उसका एवरेज मीन फ्री पाथ, औसत मुक्त पथ, उसके अणुओं के आकार तथा घनत्व पर निर्भर करता है। ये नोट करने वाली बात है क्या कि किसी भी गैस का मीन फ्री पाथ उसके अणुओं के साइज और डेंसिटी पर डिपेंड करता है। ठीक ठीक, इसका मतलब यहां डेंसिटी कहने का मतलब क्या है, यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम कह दीजिए। ठीक ठीक है, तो भाई डेंसिटी जितना ज्यादा होगा नंबर ऑफ कॉलिजन उतने ज्यादा होते जाएंगे, मतलब फ्रीक्वेंट टक्कर होंगे, तो इससे क्या हो जाएगा, मीन फ्री पाथ कम हो जाएगा। ठीक है, ज्यादा डेंस हो गया तो इतना दूर चलने की प्रोबेबिलिटी देखिए, इतना बड़ा सा पथ कहां से आएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा हो रहे हैं, ये छोटे होते जाएंगे। तो अब एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा डिराइव्ड वे में बात करते हैं। मान लेते हैं कि आपके पास कोई गैस है और उस गैस के जो मॉलिक्यूल है, उस गैस के जो अणु है, उसका डायमीटर आप सिग्मा ले लीजिए। सिग्मा हमने अपने उस इलास्टिक स्फेरिकल मॉलिक्यूल का डायमीटर लिया है और पर यूनिट वॉल्यूम इनकी संख्या मान लेते हैं स्मॉल m है। इसको नोट करते जाइएगा प्लीज।
मैं ये कह रहा हूं कि आपके जो स्फेरिकल मॉलिक्यूल है उसका डायमीटर सिग्मा है और पर यूनिट वॉल्यूम एकांक आयतन में इनकी संख्या n है। अब इसका मतलब ये हुआ कि दो मॉलिक्यूल एक दूसरे से तभी टकराएंगे, दो मॉलिक्यूल एक दूसरे से तभी टकराएंगे जब इनके सेंटर के मिडिल का डिस्टेंस सिग्मा के इक्वल हो। समझिए इस बात को। देखिए, ये एक मॉलिक्यूल लिया आपने स्फेरिकल, ये इसका डायमीटर है यहां से लेकर के यहां तक, इस डायमीटर को आपने सिग्मा कहा, मतलब ये वाला डिस्टेंस कितना बोलेंगे आप, सिग्मा बाई 2, ये सिग्मा है, तो ये सिग्मा बाई 2, तो ये दोनों, ये वाला मॉलिक्यूल इस वाले मॉलिक्यूल से तभी टकराएगा जब इन दोनों के मिडिल का डिस्टेंस सिग्मा के इक्वल होगा, मतलब यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस सिग्मा होगा। ऑब्वियस है ना भाई। देखो, अगर पूरे को सिग्मा कहेंगे तो हाफ को कितना बोलेंगे आप, सिग्मा बाई 2, ये कितना हो जाएगा, सिग्मा बाई 2, टोटल कितना हुआ, सिग्मा। तो ये कोलाइड कब करेंगे, जब इनके मिडिल का डिस्टेंस सिग्मा के इक्वल होगा। क्लियर है बात, क्लियर है बात। कि अब यहां पे हम ये मान रहे हैं कि ये जो ए है आपने जो लिया है उसका स्पीड, सपोज दैट इसका स्पीड मान लीजिए v है, और बाकी ये जो मॉलिक्यूल और जहां जहां से जाकर के टकराए हैं वो सब मान लेते हैं रेस्ट में है, स्थिर है, रेस्ट में है, ये मान रहे हैं आप। इसका मतलब आपका ये जो ए मॉलिक्यूल है 1 सेकेंड में v डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा। ठीक, मतलब आप एक सिलेंडर बना लीजिए, ये सिलेंडर बनाइए जो 1 सेकेंड में v डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, मतलब आपका ए मॉलिक्यूल यहां से स्टार्ट करके, आपका मॉलिक्यूल ए, ये मॉलिक्यूल ए यहां ले इमेजिन कीजिए, ये मॉलिक्यूल ए है, ये चलना शुरू करेंगे और चलते चलते ये पूरे सिलेंडर में उस पूरे मॉलिक्यूल के साथ कोलाइड करेंगे जिनके लिए इनके सेंटर का डिस्टेंस सिग्मा के इक्वल होगा। जैसे इससे टकराएंगे और इससे भी टकराएंगे, वैसे ही आगे बढ़ते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे तो उस पूरे एटम और मॉलिक्यूल, सॉरी, उस पूरे मॉलिक्यूल से टकराएंगे जिनके लिए सेपरेशन सिग्मा के इक्वल आएगा। क्लियर है बात। तो आपने एक सिलेंडर बना दिया जिसका लेंथ कितना v और इसका डायमीटर कितना ले लिया है आपने, फिर से सिग्मा, और सिग्मा मतलब यहां से लेकर के यहां तक डायमीटर आएगा ना, ये रेडियस है सिग्मा, तो 2 सिग्मा या रेडियस बोल दीजिए सिग्मा है। अब अगर आपसे मैं पूछूं कि ये जो इसका क्रॉस सेक्शनल है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया आप लोग पाई सिग्मा स्क्वायर बोलने वाले हैं। ठीक, और अगर ये पाई सिग्मा स्क्वायर इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है तो इसको अगर मैं इस सिलेंडर का वॉल्यूम पूछूं आपसे तो बोलेंगे इस सिलेंडर का लेंथ कितना है v, तो पाई सिग्मा स्क्वायर v इसका वॉल्यूम होगा, इसका आयतन होगा। इसका मतलब, इसका ये मतलब हुआ कि पाई सिग्मा स्क्वायर v वॉल्यूम के सिलेंडर में अणुओं की संख्या कितनी होगी। आपने कहा था, ध्यान दीजिए, एकांक आयतन में अणुओं की संख्या n है, तो इस वॉल्यूम में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने होंगे, पाई सिग्मा स्क्वायर v के इक्वल आएंगे। क्लियर है बात। यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर n है तो पाई सिग्मा स्क्वायर v वॉल्यूम पे कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पॉसिबल हैं, पाई सिग्मा स्क्वायर v n के इक्वल। क्लियर है बात। अब एक काम ये करते हैं, ये तो इतने मॉलिक्यूल्स हैं, इसका मतलब इतने देर में, मतलब यहां से यहां तक चलने में आपका मॉलिक्यूल ने कितना टाइम लिया, a, कितने मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पे, इतने मॉलिक्यूल, इसके अंदर जितने मॉलिक्यूल होंगे उन सबसे टकरा रहे हैं, सबसे टकरा रहे हैं, तो नंबर ऑफ कोलिजन कितना हुआ, 1 सेकेंड में टक्करों की संख्या तो इसी के बराबर होगी ना, 1 सेकेंड में टक्करों की संख्या उसी के इक्वल होगी क्योंकि उतने सारे मॉलिक्यूल हैं और सबसे ये कोलाइड कर रहे हैं। तो ये हुआ 1 सेकेंड में टक्करों की संख्या। तो एक टक्कर में कितना टाइम लगेगा जी, देखिए 1 सेकेंड में इतने टक्कर हुए, तो इतने टक्कर अगर 1 सेकेंड में हो रहे हैं तो एक टक्कर में कितना टाइम लगेगा, तो 1/, इतना। ठीक ठीक, अब बात करते हैं, अगर आपका मॉलिक्यूल v वेलोसिटी से कितने टाइम पे, इतने टाइम पे
कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा, तो इसको क्या बोलेंगे आप, v वेग से, ये देखिए v वेलोसिटी से इतने समय में आपका मॉलिक्यूल कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, वेलोसिटी है तो टाइम कर दीजिए, वेलोसिटी कितना है उसका v, टाइम कितना ले रहे हैं आप 1/σ² v n के इक्वल। यहां ये वाला v इस v को कैंसिल कर दिया, तो बचा ये, ठीक है ना, πσ² n, ये आपके पास रिजल्ट है। लेकिन ये जो आपने रिजल्ट निकाला है यहाँ, सॉरी, ये जो आपने रिजल्ट निकाला है ये मॉलिक्यूल्स ए के लिए है और आपने बाकी सबको रेस्ट में माना था, जो कि गलत है। इसलिए आपको यहाँ पे एक चीज ये करना होगा कि जब आप एवरेज स्पीड की बात करेंगे तो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन के वेलोसिटी सॉरी स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के अकॉर्डिंग बात करनी होगी, ठीक, और उसके अकॉर्डिंग इसमें आपको करेक्शन करना होगा। तो यहां आप v के जगह जो ये औसत चाल आपने v लिया है, औसत चाल आपने जो v लिया है, ये वाला v जो लिया है यहाँ इसको आप √2v लेंगे, तो √2v लेंगे अगर, तो यहाँ √2 बच जाएगा, v और v कटेगा और √2 बच जाएगा। क्या कहा मैंने, याद है आपको, मैंने कहा कि आपने माना था केवल a चल रहा है, बाकी सब रेस्ट में है, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। इसलिए आप एवरेज वेलोसिटी में v की जगह √2v लेंगे। क्यों, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के अकॉर्डिंग। क्लियर है बात, यहां तक आप पहुंच गए। एक आइडियल गैस इक्वेशन ले लीजिए, PV = nRT, 1 मोल n = 1 मोल ले लिया है, तो R n के t होता है, R की वैल्यू K बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, तो n 1 मोल है। और यहां देखिए ये जो V ले रहे हैं आप, एक मिनट, ये जो V ले रहे हैं आप, ये वॉल्यूम है। वॉल्यूम क्या होता है, द्रव्यमान बटे घनत्व, मास बाई डेंसिटी होता है। और इस P को ट्रांसफर कर देंगे तो m/ρ = kT/P आ जाएगा, m/ρ = kT/P आ गया। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है बात। अब क्या करते हैं, आप अपने इस इक्वेशन 1 पे आइए और उसमें m को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दीजिए। क्यों, ताकि हम आइडियल गैस इक्वेशन को इससे रिलेट कर सकें। तो आपका इक्वेशन 1 देखिए ऐसा हो जाएगा, लैम्डा = m/√2 σ² nm। ये जो nm है ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, किसमें, यूनिट वॉल्यूम में, यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। समझ में आ रहा है, मतलब इसको आप डेंसिटी बोल रहे हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, मास बाई वॉल्यूम इक्वल टू डेंसिटी। तो यहाँ nm की जगह रो रख दीजिए, nm की जगह रो रख दीजिए। अब देखिए m/ρ, आपका इक्वेशन 2 देखिए वापस, जो आपने नोट किया है ना उसमें देखिए m/ρ की वैल्यू आप लोगों ने kT/P कहा है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, n kT/√2 πσ² P। यहां P और ये है T, ये प्रेशर है और ये टेम्परेचर है। इसका मतलब यदि आप किसी गैस के ताप को बढ़ाते हैं तो औसत मुक्त पथ ये भी बढ़ जाएगा, लेकिन अगर दाब को बढ़ाएंगे तो ये कम हो जाएगा। ये है लैम्डा की वैल्यू, किसमें, मॉलिक्यूलर कॉलिजन में। समझ में आ गया होगा, इसको नोट कीजिए, समझ लीजिए। एक डाउटफुल केस आपके लिए यही होगा कि मीन स्पीड v की जगह √2v क्यों ले रहे हैं, तो मैंने बताया mv स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के अकॉर्डिंग जो डिवाइडेड बाई v लिया है आपने, एवरेज वेलोसिटी v लेके जो किए थे, वहां √2v रखेंगे तो v और v कटेगा, √2 बच जाएगा और ये आपका डेरिवेशन होगा। क्लियर है बात, तो ये चीजें समझ में आ गई। आगे नेक्स्ट टॉपिक पे फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।